नमस्कार और धन्यवाद हमारी इस चेतना की यात्रा में जुड़े रहने के लिए। हमारी अब तक की यात्रा में हमने देखा कि कैसे नकारात्मक शक्तियों ने ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ने के लिए स्त्री चेतना को ही निशाना बनाया। सतयुग से कलयुग तक उन्होंने पहले पृथ्वी पर अपना प्रभाव जमाया, फिर समाज की सोच में उतर गए और अंत में हमारे परिवारों के माध्यम से अब हमारे मन और मस्तिष्क तक में पहुंच चुके हैं। दूसरे भाग में हमने जाना कि कैसे शास्त्रों में फेरबदल कर कुप्रथाओं और परंपराओं के नाम पर स्त्री की गरिमा को तोड़ा गया, उसे सीमाओं में बांधने का षड्यंत्र रचा गया। तीसरी वीडियो में हमने दिखाया कि कैसे स्त्री को हीनता का बोध कराकर पुरुष से भेदभाव पैदा किया गया और धीरे धीरे उसके मूल अधिकार ही उसे छीन लिए गए, यहाँ तक कि उसे अपनी ही शक्ति से अनजान बना दिया गया। अगर आपने इस सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया पहले उन्हें जरूर देखें। उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब इन सब कोशिशों के बावजूद वो नकारात्मक शक्तियां पूरी तरह से हावी नहीं हो पा रही थी, जब स्त्री की करुणा अब भी पुरुष को प्रेम से जोड़ रही थी, तो उन्होंने एक और खतरनाक चाल चली। उन्होंने स्त्री को ही स्त्री के विरुद्ध खड़ा कर दिया। माँ को बेटी से, सास को बहू से, बहन को बहन से और स्त्री को खुद से ही लड़ाने की योजना रची गई और पुरुष को अलग थलग कर दिया गया। पति पत्नी के बीच परिवार ने दखल देना शुरू किया। पुरुष को प्रेम से काटा गया। उसे सिखाया गया कि भावनाएं कमजोरी होती हैं, कि तुम्हारा विषय नहीं है, इसे हम देख लेंगे। जब प्रेम को ही हथियार बना दिया गया तो रिश्ते अब जुड़ने के लिए नहीं बल्कि सत्ता और नियंत्रण का माध्यम बन गए। आइए आज के इस वीडियो में हम इन अदृश्य चालों की परतें खोलें और जानें कि कैसे स्त्री को स्वयं से और एक दूसरे से तोड़कर हमारे पूरे समाज की जड़ें कमजोर की गई। कैसे रिश्तों के भीतर छिपे भावनात्मक शोषण ने स्त्री और पुरुष दोनों को ही तोड़ दिया। जब एक स्त्री को दूसरी स्त्री के विरुद्ध खड़ा कर दिया गया, उन नकारात्मक शक्तियों को एक बात बहुत जल्दी समझ में आ गई थी कि पुरुष चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, वह स्त्री के प्रेम और करुणा की शक्ति के आगे ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। वह या तो झुक जाएगा या बदल जाएगा। इसलिए उसे पराजित करना आसान नहीं था। तब उन्होंने एक और गहरी चाल चली। उन्होंने स्त्री को ही स्त्री के विरुद्ध खड़ा कर दिया। पहले तो उन्होंने एक स्त्री को डराकर उसी के द्वारा दूसरी स्त्री के साथ अन्याय करवाया, एक माँ बेटी के रूप में, एक सास बहू के रूप में। और फिर धीरे धीरे उन्होंने स्त्रियों के मन में हीनता का बीज बो दिया कि तुम दूसरी से कम हो, तुम्हारी सुंदरता अधूरी है, तुम्हारा मूल्य किसी और के मुकाबले कम है। और फिर उस हीनता को विद्रोह में बदल दिया कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों सहन करूं, मैं ही क्यों त्याग करूं। इस विद्रोह को उन्होंने ऐसा रूप दिया कि एक स्त्री दूसरी स्त्री को अपना सहारा नहीं बल्कि प्रतिद्वंदी समझने लगी। अब स्त्रियां एक दूसरे को संदेह की नजरों से देखने लगी। रिश्तों में सहयोग की जगह प्रतिस्पर्धा ने ले ली। एक स्त्री दूसरी स्त्री को हर समय नीचा दिखाने और दबाने का प्रयास करने लगी। दो बहनें जो एक दूसरे की सबसे बड़ी मित्र हुआ करती थी, धीरे धीरे वही बहनें एक दूसरे की प्रतिद्वंदी बनने लगी। कौन ज्यादा सुंदर दिखती है, किसकी शादी बेहतर परिवार में हुई है, कौन माँ बाप की ज्यादा प्रिय है। इन सूक्ष्म तुलनाओं ने बहनों के बीच की आत्मीयता को धीरे धीरे तोड़ दिया। फिर वही भावना घर के भीतर फैलने लगी। एक ही घर की दो बहुएं अब एक दूसरे की ताकत नहीं बल्कि प्रतियोगी बन गई। किसकी बात ज्यादा मानी जा रही है, किसका खाना ज्यादा सराहा गया, किसे ज्यादा अधिकार मिला, ये बातें अब रिश्तों का मापदंड बनने लगी। जब एक बहू पहली बार ससुराल आई तो उसे प्रेम और अपनापन देने के बजाय सास, ननद और घर की अन्य महिलाएं उसे अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास करने लगी। कभी डराकर, ये घर हमारे नियमों से चलता है, कभी अपमान कर, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है,
और कभी परंपरा और रीति रिवाजों की आड़ लेकर। हमारे यहाँ यही रिवाज है, तुम्हें इसे मानना ही होगा और झुकना ही होगा। धीरे धीरे वह घर जहां एक स्त्री को नया जीवन, नया रिश्ता और नया सम्मान मिलना था, वहां वह खुद को एक युद्ध भूमि में खड़ा पाती है, जहां हर रिश्ते के पीछे एक छिपा हुआ डर, अधिकार और नियंत्रण का भाव होता है। अब वह युद्ध बाहरी नहीं, बल्कि अंतर्मन का बन गया। अब युद्ध केवल स्त्री और पुरुष के बीच नहीं था, अब युद्ध घर के भीतर ही था, रसोई से लेकर रिश्तों तक। और यह युद्ध ऐसा था जिसका कोई अंत नहीं था, क्योंकि दोनों पक्षों के पास समान रूप से शक्ति थी, एक स्त्री शक्ति। इस युद्ध ने समाज के भीतर प्रेम और करुणा की ऊर्जा को कम कर दिया। अब वहां आलोचना थी, जलन थी, क्रोध था, हिंसा थी, अपराध बोध था और अतीत की चोटों का बदला था। और नकारात्मक शक्तियां जो कभी बाहर से वार करती थी, अब हमारे ही अंदर बैठकर अपने पैर पसारने लगी। और इस आपसी लड़ाई का सबसे बड़ा लाभ उन नकारात्मक शक्तियों ने उठाया जो सदा से यही चाहती थी कि इंसान अपने प्रेम और करुणा से दूर हो जाए। स्त्रियां आपस में उलझती रहीं और इस लड़ाई की आंच सिर्फ दो लोगों तक नहीं रही, वह पूरे घर में फैल गई। घर जो कभी एक प्रेममयी आश्रय होता था, अब लड़ाई का मैदान बन गया। बहनें एक दूसरे से कटने लगी, बहुएं आपस में जूझने लगी और माँ बेटी के रिश्ते भी तनाव से भरने लगे। परिणाम यह हुआ कि परिवार टूटने लगे। वो घर जो कभी प्रेम, सामंजस्य और परंपरा के प्रतीक हुआ करते थे, अब वहां दीवारें खड़ी हो गईं, दिलों में भी और घरों में भी। संबंधों में एक ऐसी दरार आ गई जिसे कोई समझ नहीं पाया, ना वो जिसने दुख सहा और ना वो जिसने दुख दिया। उन नकारात्मक शक्तियों ने चुपचाप बड़े सुनियोजित ढंग से हमें ही हमारे विरुद्ध खड़ा कर दिया। उन्होंने हमें ऐसा बना दिया कि हम प्रेम करना भूल गए, अपनी करुणा से टूट गए, सबसे पहले स्वयं से और फिर अपनों से दूर हो गए। इस पूरे षड्यंत्र में एक और विनाशकारी चाल चली गई, पुरुष को भावनाओं से काटने की। जब स्त्रियां आपस में उलझी, लड़ती रही, टूटती रही, तब पुरुष को यह सिखाया गया कि वह केवल निर्णय लेने वाला, न्याय करने वाला या घर चलाने वाला है, ना कि प्रेम करने वाला, करुणा से समझाने वाला। धीरे धीरे पुरुष को उसके ही भावनात्मक पक्ष से दूर कर दिया गया। उसे सिखाया गया कि आंसू कमजोरी है, करुणा बोझ है और प्रेम दिखाना उसकी मर्दानगी को कम कर देगा। नतीजा यह हुआ कि वह भीतर से शुष्क होता गया, एक ऐसा इंसान जो घर में मौजूद तो है लेकिन भावनात्मक रूप से अनुपस्थित है। अब वह या तो सास बहू की लड़ाई में एक मौन दर्शक है, जो कभी कभी पक्षपात करने वाला एक कठोर न्यायाधीश हो जाता है, लेकिन उसका हृदय जो प्रेम कर सकता था, जो दोनों पक्षों को जोड़ सकता था, अब वह केवल समाज के झूठे नियमों का पालन करने वाला कठपुतली बन गया है। वह अपनी पत्नी को समझ नहीं पाता, अपनी मां की पीड़ा को भी नहीं पहचानता। उसके अंदर प्रेम है लेकिन दबा हुआ, करुणा है लेकिन दबी हुई। उसने खुद को इस सांचे में ढाल लिया है जिसे नकारात्मक शक्तियों ने बड़ी चालाकी से गढ़ा था। एक ऐसा पुरुष जो शक्ति तो है पर संवेदना रहित है। इन स्थितियों ने प्रेम के स्थान पर ईर्ष्या, सामंजस्य के स्थान पर तुलना और सहयोग के स्थान पर कटुता की भावना भर दी। और जब प्रेम और करुणा दोनों ही स्त्री पुरुष से दूर कर दी जाती हैं, तो समाज की आत्मा ही सूख जाती है। तब ना परिवार बचते हैं, ना संस्कार, केवल रिश्तों की औपचारिकताएं बचती हैं और भीतर एक अंतहीन खालीपन। अब परिवारों में आदर्श नहीं, अधिकार की लड़ाई है। अब बहनों में स्नेह नहीं, तुलना है। अब बहुएं बहु नहीं, प्रतिस्पर्धी हैं। और जब प्रेम की जड़ें ही सूख जाएं, तब समाज की शाखाएं कैसे हरी रहेंगी। त्रेता युग में श्री राम और सीता ने एक आदर्श परिवार की नींव रखी थी, जहां भाई बहन
सास बहू, पति पत्नी, बहनें, सभी रिश्तों में आदर्श की मिसाल थी, उसे भुला दिया गया। उस मर्यादा पुरुषोत्तम के युग की मर्यादा को इस कलयुग की आत्म केंद्रित मानसिकता ने निगल लिया और तभी नकारात्मक शक्तियां मुस्कुराई, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि उनकी योजना सफल हो गई है। अब उन्हें बाहर से कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब तो वे इंसान के भीतर प्रवेश कर चुकी हैं। अब उनकी नकारात्मक ऊर्जा को फैलने से कोई नहीं रोक सकता था। जब पुरुष को प्रेम से काट दिया गया, बचपन से ही समाज ने पुरुषों को यह सिखाया, तुम श्रेष्ठ हो, तुम मालिक हो और लड़की कमजोर है। एक पुरुष के मन में बचपन से ही यह बीज बो दिया जाता है कि प्रेम, करुणा और कोमलता उसके लिए नहीं है। उसे सिखाया जाता है कि तुम लड़के हो, तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें कमजोर नहीं बनना है और प्रेम दिखाना तुम्हारे लिए अशोभनीय है। यहीं से शुरू होता है वह असंतुलन जिसने स्त्री और पुरुष दोनों की चेतना को विकृत किया। और जब यही पुरुष विवाह करता है तो उसे बताया जाता है कि तुम्हारा उद्देश्य है धन कमाना, वर्चस्व बनाना और अपनी श्रेष्ठता साबित करना। तुम उसके मालिक हो, साथी नहीं। वह केवल तुम्हारी सेविका बनने के लिए और तुम्हारे कार्य करने के लिए आई है। तुम्हारी और उसकी कोई बराबरी नहीं है। और स्त्री के सामने अपने प्रेम को मत दिखाओ, उसके किसी कार्य में सहायता नहीं करो। अगर कभी उसके आंसू तुम्हारे भीतर करुणा जगा दें तो उसे भी छुपा लो। आंसू तुम्हें झुका सकते हैं और झुकना कमजोरी है। समाज ने पुरुषों के मन में यह धारणा गढ़ दी कि स्त्री के प्रति तुम्हारा प्रेम केवल शारीरिक संबंधों तक ही सीमित रहना चाहिए। यदि तुम उसमें अपनापन, संवेदनशीलता या सच्ची भावनाएं जोड़ोगे तो तुम्हें कमजोर और पत्नी का गुलाम कहा जाएगा। पुरुष को यह भी बताया गया कि स्त्री कमजोर है, वह बाहर जाकर काम नहीं कर सकती है, वह खुद की रक्षा भी नहीं कर सकती है, उसका चरित्र खराब हो सकता है और वह तुमसे छल भी कर सकती है, इसलिए उसे हर समय नियंत्रण में रखना जरूरी है। इस मानसिकता ने न सिर्फ पुरुष को भीतर से अधूरा बना दिया, बल्कि उस सच्चा प्रेम करने वाली स्त्री को भी एक चालाक, मतलब निकालने वाली के रूप में चित्रित कर दिया, मानो उसका स्नेह और देखभाल कोई स्वार्थपूर्ण योजना हो। मानो वह स्त्री अपने बचपन का घर, अपने माता पिता, अपना परिवार और अपनी पहचान तक छोड़कर इसलिए आई हो, उसने यह सब इसलिए किया हो कि वह आपसे कोई स्वार्थ सिद्ध कर सके। यह कैसी विडंबना है। जो स्त्री अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग करती है, उसे ही संदेह और आरोपों की निगाह से देखा जाता है। उसके त्याग, प्रेम और समर्पण को एक रणनीति और मतलब निकालने की चाल बना दिया जाता है। इस तरह प्रेम की पवित्रता को तोड़ा गया। एक तरफ पुरुष की भावनाएं दबा दी गई, दूसरी तरफ स्त्री की निष्ठा पर संदेह बो दिया गया। धीरे धीरे पुरुष अपनी ही भावनाओं से दूर होते गए, अपने दिल की कोमलता को छिपाने लगे और प्रेम को एक लेन देन जैसा देखने लगे। और धीरे धीरे वो बच्चा जिसके अंदर प्रेम था, अपनापन था, वो एक ऐसा पुरुष बन जाता है जो बाहर से कठोर दिखता है, पर भीतर से एक प्रेमहीन अकेलापन जी रहा होता है। और इसी सोच ने एक पूरे पुरुष वर्ग को संवेदनहीन कर दिया। अब प्रेम उसके भीतर दबा हुआ है, लेकिन बाहर केवल सत्ता की प्यास है। अब प्रेम नहीं, वर्चस्व उसकी भाषा बन गए हैं। रिश्ते अब एक युद्ध बन गए हैं जहां कोई नहीं जीतता। पति पत्नी के बीच परिवार वालों का हस्तक्षेप। स्त्री को कमजोर बनाने की साजिश के तहत उसे उसके अपने ही माता पिता और सगे संबंधियों से धीरे धीरे काट दिया जाता है। उसके मायके से संपर्क को संस्कारहीनता कहा जाता है और उसकी भावनात्मक जरूरतों को अधिक अपेक्षा बताकर दबा दिया जाता है। यह एक सूक्ष्म लेकिन सोची समझी साजिश होती है जिससे वह अकेली, निर्बल और पूरी तरह पति और उसके परिवार पर निर्भर हो जाए। दूसरी ओर
पुरुष का परिवार उसके साथ पूरी शक्ति, पूरे अधिकार के साथ उसके साथ रहता है और हर छोटे बड़े निर्णय में पति पत्नी के जीवन में निरंतर हस्तक्षेप करता है। वे पति पत्नी के निजी जीवन में दखल देते हैं, पत्नी के निर्णयों पर उंगली उठाते हैं और जब वह विरोध करे तो उसे असभ्य, हठी या परिवार तोड़ने वाली कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। पत्नी के ऊपर निरंतर दबाव और हस्तक्षेप करने के लिए हर बात में उसे दोषी ठहराया जाता है। उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है और उसे इस प्रकार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है कि वह अपनी आवाज खो बैठे। उसका विरोध जिद कहलाता है और उसकी चुप्पी कर्तव्य मानी जाती है। यह समाज की एक बहुत गहरी और दुखद विडंबना है कि जहाँ स्त्री को देवी कहकर पूजा जाता है, वहीं वास्तविक जीवन में उस स्त्री को हर दिन छोटी छोटी बातों में अपमानित किया जाता है। उसके आत्मसम्मान को इतने सूक्ष्म तरीकों से तोड़ा जाता है कि वह खुद भी कई बार ये समझ नहीं पाती कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। उसे कई बार बराबर की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं दिया जाता। उसे जमीन पर बिठाया जाता है मानो वह किसी दूसरे दर्जे का प्राणी हो। कई घरों में तो उसे अछूत की तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे उसके छीने से कोई अशुद्ध हो जाएगा। घर के सभी नियम उसके लिए होते हैं, सभी अपेक्षाएं उस पर होती हैं और हर बलिदान उसी से अपेक्षित होता है। उसे यह उम्मीद की जाती है कि वह हमेशा पर्दे में रहे, हर परिस्थिति में चुप रहे और परिवार के हर सदस्य के आगे झुकी रहे, चाहे कोई उससे कैसा भी व्यवहार क्यों ना करे। और यदि कभी वह अपने आत्मसम्मान की बात करे या अन्याय का विरोध करे तो उसे उसी पल घर तोड़ने वाली, असभ्य और बदतमीज बहू कहा जाता है। और जब कभी पति अपनी पत्नी के पक्ष में कुछ बोलता है तो उसके माता पिता और अन्य लोग उस पर अपने एहसानों का बोझ डाल देते हैं। उसे कहते हैं कि हमने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा और तुम हमें रोक रहे हो, मानो वह कोई उनकी व्यक्तिगत संपत्ति हो और उसकी अपनी कोई भावनाएं ना हो। और इस पूरी स्थिति में कोई ये नहीं सोचता कि वो स्त्री भी तो अपने माता पिता और घर को छोड़कर आई है। यह व्यवहार सिर्फ बाहरी शोषण नहीं है, यह एक मानसिक गुलामी है जो पीढ़ियों से चल रही है। स्त्री को और उसके स्थान पर नहीं, उसके दबाव में रखा गया है। उसे उसके अधिकार नहीं, केवल कर्तव्यों की लिस्ट दे दी गई है। जब पुरुष ने स्त्री का साथ दिया तो उसे जोरू का गुलाम और नाकारा कहा गया। अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी का साथ देता है, प्रेम से व्यवहार करता है या घर के कामों में उसका हाथ बटाता है और पत्नी के माता पिता का साथ देता है तो उसे जोरू का गुलाम कहा जाता है। उसे अपमानित किया जाता है, उसे कमजोर समझा जाता है और उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाए जाते हैं। यह सोच उसी नकारात्मक षड्यंत्र की उपज है जो स्त्री पुरुष के संतुलन से डरती है। क्योंकि सच तो यह है, इस लड़ाई में केवल स्त्री नहीं पिसती, कई बार खुद पति भी भीतर से टूट रहा होता है। वह दुखी होता है लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि वह दुखी क्यों है, क्योंकि उसके भीतर बचपन से एक ही बीज बोया गया कि भावनाओं को मत सुनो, बस अधिकार जताओ। उसे प्रेम, करुणा और समझ जैसी भावनाएं कमजोरी लगती है, इसलिए जब उसके रिश्ते में दरार आती है तो वह प्रेम नहीं, नियंत्रण की भाषा बोलता है। वह सुनना नहीं, सहना नहीं, बल्कि प्रतिरोध करना सीख गया होता है, अपनी ही पत्नी के खिलाफ। यह एक अंधी लड़ाई बन जाती है जहां स्त्री सम्मान के लिए लड़ रही होती है और पुरुष अपनी झूठी सत्ता और पहचान को बनाने के लिए, और दोनों ही पीड़ित बनते हैं, एक शोषण का और दूसरा भावनात्मक विकृति का। यह किसी एक व्यक्ति की सोच नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म और योजनाबद्ध नकारात्मक मानसिकता का हिस्सा है। एक ऐसी साजिश जो चाहती थी कि पुरुष शक्ति बने और स्त्री सेवा, जो चाहती थी कि प्रेम का स्थान अहंकार ले ले, और जो नहीं चाहती कि स्त्री और पुरुष में सहयोग और संतुलन हो। सच तो यह है कि जो पुरुष स्त्री की मदद और सम्मान करता है, जो उसके माता पिता को अपने माता पिता की तरह मानता है, वे कमजोर नहीं, गुलाम नहीं, बल्कि
वह अपने भीतर के शिव को जगा चुका है। वह अपने भीतर की करुणा और प्रेम से जुड़ा हुआ है। और जो लोग ऐसे पुरुष का अपमान करते हैं वे असल में एक नवयुग की शुरुआत से डरते हैं, जहां स्त्री और पुरुष बराबर होंगे और जहां देवत्व फिर से जन्म लेगा। स्त्री के सम्मान में ही पुरुष का उत्थान छुपा है और जहां ये संतुलन टूटता है वहीं से कलयुग और अंधकार शुरू होता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक बेटी की इच्छाओं और आकांक्षाओं को जिम्मेदारी के बोझ तले कुचल दिया गया, कैसे उसके सपनों की हत्या कर दी गई और जब उसने आवाज उठाई तो पहले उसे संस्कारों की दुहाई देकर चुप कराने की कोशिश की गई और फिर अगर वो नहीं मानी तो उसका पूरा जीवन ही छीन लिया गया। अगर आप इस सच से सहमत हैं और अगर ये विचार आपके मन को छू रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आपके साथ या आपके किसी अपने परिचित के साथ ऐसी परिस्थितियां हुई हैं तो अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें और इस विचार क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप भी इस चेतना के जागरण की यात्रा में अपना योगदान दे सकें, क्योंकि जब हम सब मिलकर चेतना को जागृत करते हैं तभी युगों की दिशा बदलती है और तभी एक बार फिर सतयुग का आगमन होता है।